press the bell icon on the YouTube app and never miss a... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, प्रसिद्ध वकील नाजिया खान जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार मैम, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। तो मैम, आज हम एक बहुत ही खास मुद्दे और एक अनछुए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जो कि शायद सब जानते हैं, आए दिन उसके बारे में हम सुनते हैं, पर कोई डिस्कस नहीं करता हमारे देश में। तो क्या मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या बंगाल कश्मीर बन चुका है? जो हमारा वेस्ट बंगाल, जो कभी मैनचेस्टर कहा जाता था, भारत का कैपिटल था, आज उसमें ये हालात हैं कि हिंदू परिवार मजबूर हैं हजारों की तादाद में पलायन करने पे। हिंदू फेस्टिवल से, हिंदू त्योहारों पे बैन कर दिया गया है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, ये बिल्कुल भी कोई फिक्शन बात नहीं है। इसमें 100% सच्चाई है। जिस तरह से यहाँ पर हिंदू के मठ को, मंदिरों को डिप्राइव किया गया है पिछले 11 साल में, जिस तरह से हिंदुओं को उनके फेस्टिवल्स को मनाने से रोका गया है, एक आतंक फैलाया गया है। मैं डेट वाइज हर एक घटनाओं को बता सकती हूँ। मैं उन तमाम मठों का नाम ले सकती हूँ। वो सारे मंदिर है जिनको डिप्राइव किया गया है, जिनकी प्रॉपर्टी को इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई करके उसका मिसयूज किया जा रहा है। ऐसे कई घटनाएं हैं जिसको हम शायद 1 घंटे में पूरा नहीं कर पाएंगे। ये जो आपने कश्मीर की बात कही है, तो मौजूदा हालात जो है ना, वो कश्मीर के बहुत खूबसूरत है, श्रीनगर के बहुत खूबसूरत है, लेकिन अभी जो वेस्ट बंगाल का जो मौजूदा हालात है, वो पाकिस्तान जैसा हो गया है। मतलब पुलिस को जिस तरीके से पपेट बना करके यहाँ की सरकार इस्तेमाल कर रही है, ये एक वाहिद ऐसा स्टेट है हमारे भारत में जहां पर सीबीआई ऑफिसर को अरेस्ट किया जाता है। अगर वो किसी वेरिफिकेशन इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर वो आता है तो सीबीआई ऑफिसर्स अरेस्ट होते हैं। ये एक ऐसी जगह है वेस्ट बंगाल जहां पर बलात्कार जैसी घटनाएं एक नहीं हजारों लाखों होती हैं। और जब माइनर लड़कियों की, बच्चियों का बलात्कार और मर्डर होता है, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल का स्टेटमेंट होता है कि लव अफेयर था और वो लड़की प्रेग्नेंट थी, इसलिए ये रेप और मर्डर हो गया है। देखिए, मैं आपको डेट वाइज बता सकती हूँ कि 5 फरवरी 2012 पार्क स्ट्रीट में एक बहुत भयंकर गैंग रेप हुआ था, जिसमें मुसलमान लड़कों ने, जिसमें नासिर खान, कादिर खान, ये 2 प्राइम अक्यूज थे, और इन लोगों ने बलात्कार किया था एक फॉरेनर लड़की औरत का, जिसमें पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ने कहा था कि साजानो घटना, मतलब बंगाली में और हिंदी में कहेंगे सजा हुआ घटना। काकोली दस्तीदार जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तृणमूल कांग्रेस से, उन्होंने कहा था कि उस औरत को पैसा कम मिला था, इसलिए उसने रेप का एलिगेशन इन मुस्लिम लड़कों पर डाल दिया है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा था और चीफ मिनिस्टर ने कहा था सजा हुआ घटना है। उसके बाद फिर 72 साल की एक नन का गैंग रेप हुआ था, जिसमें से सस्पेक्ट जो पकड़े गए थे वो बांग्लादेशी थे। ये हुआ तो 14 मार्च 2015 को। उसके बाद फिर 4 अप्रैल 2022 को एक 14 साल की लड़की का रेप हुआ था, मर्डर भी हुआ था, जो आपका नदिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उसके बाद फिर 7 जून 2013 को 20 साल की एक लड़की कामदुनी, जो बिहार स्टेट से आती थी लेकिन यहाँ पर पढ़ने के लिए आई थी, उसका रेप हुआ, उसका मर्डर हुआ। और उसका रेप एक बार नहीं हुआ है, जब वो थाना गई है, पुलिस स्टेशन गई है ये एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तो उसका एफआईआर लिया नहीं गया और उसका फिर से रेप किया गया। जब वो थोड़े सुपीरियर ऑफिसर के पास गई कि मेरा एफआईआर लीजिए, तो उसका तीसरी बार रेप हुआ। जिस वक्त भी स्वास्थ्य मंत्रालय और पुलिस का मंत्रालय सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल श्रीमती ममता बनर्जी के पास ही था। जब ये पार्क स्ट्रीट रेप घटना हुई थी जो मुसलमान लड़कों ने किया था, जब वो फॉरेनर लड़की पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन गई थी, तो पूरा पार्क स्ट्रीट पुलिस ऑफिसर उसके ऊपर हंसा था कि तुम लोगों का कोई इज्जत होता है क्या? मतलब पश्चिम बंगाल में फॉरेनर लड़की का रेप हो सकता है क्योंकि उनकी कोई इज्जत नहीं होती है। उसके बाद फिर 25 अप्रैल 2023 को एक ट्राइबल माइनर
माइनर लड़की का रेप और मर्डर हुआ, गैंग रेप और मर्डर हुआ, जिसमें भी हमारे चीफ मिनिस्टर श्रीमती ममता बनर्जी ने खुले लफ्जों में मंच पर मीडिया के सामने कहा कि कोई लव अफेयर का मैटर रहा होगा, इसलिए ये एलिगेशन लगाया गया है। तो आप सोचो कि जिस पश्चिम बंगाल में महिलाओं का कोई सुरक्षा नहीं है, जिस पश्चिम बंगाल में छोटी छोटी बच्चियों का रेप और मर्डर होता है, और जिसको आराम से यहाँ की सरकार कह देती है कि भाई ये तो लव अफेयर रहा होगा इसलिए रेप और मर्डर हो जाता है। तो ऐसी सरकार से हम क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं? उसके बाद फिर आप सोचो कि 2019 से लेकर के 2023 तक में 37 बीजेपी वर्कर को मार करके, उसका मर्डर करके उसको पेड़ से झुला दिया गया और उसके छाती पर चिपकाया गया पेपर में लिख करके कि जो भारतीय जनता पार्टी करेगा उसका हशर यही होगा। उसके बाद 30 मार्च 2023 को रामनवमी, जब रमजान चल रहा था, रामनवमी उत्सव जब मनाया जा रहा था राम भक्तों के द्वारा, जिसमें किसी भी तरीके के कोई भी मतलब ऐसी चीजें जो बियॉन्ड द लॉ जाती है, जो बियॉन्ड द बैरिकेड ऑफ लॉ जाती है, बिल्कुल नहीं किया गया था। उसमें मस्जिदों पर से पत्थरबाजी की गई थी राम भक्तों पर, मस्जिदों पर से डंडे फेंके गए थे, बम फेंका गया था। उसके बाद फिर श्रीमती ममता बनर्जी ने खुद अपने मुंह से 29 तारीख को धरना मंच से कह दिया था कि रामनवमी अगर राम भक्त राम उत्सव मनाएगा और मुसलमान गली में जाएगा तो कुछ भी हो सकता है। और 30 तारीख को यह घटना हुई थी। इस घटना पर जब हाई कोर्ट में एनआईए को ये घटना को ट्रांसफर करने की बात कही गई, तो जितने भी स्टेट के एडवोकेट्स थे उन्होंने बहुत इसको मतलब पॉलिश करने की कोशिश की, और इस मैटर को लेकर के जाना पड़ा फिर सुप्रीम कोर्ट को। हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ठप्पा लगाया, स्टैंप लगाया कि नहीं, एनआईए ही इसका इन्वेस्टिगेशन करेगा। आप सोचो 7 साल की एक बच्ची को का अपहरण होता है कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी के तिलजला पुलिस स्टेशन के अंडर जुरिस्डिक्शन। बार बार पूरी पब्लिक जुट करके जाती है कि मेरी बच्ची का अपहरण हुआ है, किडनैप हुआ है, पुलिस जाए इन्वेस्टिगेशन करे और हमको पता है कि किसने किया है। पुलिस उस घर में 3 बार रेड करती है लेकिन उसको वो बच्ची नहीं मिलती है। बाद हो करके पब्लिक तिलजला के उस एरिया में जा करके जब देखती है तो बच्ची का लाश बोरे में बंद पाया जाता है और वो बच्ची को लेकर के वो पब्लिक आती है। जब कहा जाता है कि इस पूरे लोगों को अरेस्ट किया जाए तो राज्य सरकार की जो पुलिस है, तिलजला थाना के जो ऑफिसर इंचार्ज हैं, उनको छुट्टी पे भेज दिया जाता है। जब दिल्ली से नेशनल हाई कमीशन के लोग आते हैं तो उनके साथ मारपीट किया जाता है, उनको धमकियां दी जाती हैं पुलिस के द्वारा, और कोई भी कार्रवाई, पुलिस मंत्री हाथ में चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल के है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। हर रोज 5 से 10 ऐसी शादियां होती हैं जो हिंदू लड़कियों से मुसलमान लड़के शादी करते हैं। हर रोज तोपसिया जैसी एक गली है, हर रोज हावड़ा टिकियापाड़ा जैसी एक गली है, तिलजला जैसी एक गली है, बेगबगान जैसी एक गली है, तिलजला जैसी एक गली है, जहां पर हम जैसी लड़कियां जो आवाज उठाती हैं कि मुसलमान लड़के इतनी गंद मचा रहे हैं, उनके अगेंस्ट में, हमारे अगेंस्ट में पुलिस कार्रवाई की जाती है, हमें पुलिस की धमकियां दी जाती हैं। तो दिस इज नॉट फिक्शन, दिस इज द न्यू ट्रूथ ऑफ वेस्ट बंगाल। यही है वेस्ट बंगाल की सच्चाई। आप सोचो, दुर्गा पूजा का विसर्जन रोका जाता है, क्यों रोकती है चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल? क्योंकि मुहर्रम पालन किया जाएगा। रामनवमी में अगर कोई बैंड बाजा लेकर निकलता है, रथ यात्रा लेकर निकलता है, तो श्रीमती ममता बनर्जी को प्रॉब्लम होता है, लेकिन मुहर्रम में भाला, तलवार, जंजीर, चाकू, ये सारी चीजें असलहा निकलता है तो श्रीमती ममता बनर्जी को प्रॉब्लम नहीं होता है। राम भक्त अगर राम उत्सव मनाते हैं तो श्रीमती ममता बनर्जी को प्रॉब्लम होता है, लेकिन वही राम भक्त इतनी धूमधाम से ईद मनाया जाता है, कुछ भी नहीं करते हैं, बहुत इज्जत से पालन करने देते हैं। राम का नाम लेने से श्रीमती ममता बनर्जी धमकी देती हैं कि जेले पाठिए देवो, যদি রামের नाम नहीं भी जेले पाठिए देवो। राम का नाम अगर आप लीजिएगा पश्चिम बंगाल में तो आपको जेल भेज दिया जाएगा।
आपको जेल भेज दिया जाएगा। श्रीमती ममता बनर्जी पेट भर के बिना वजू के अफ्तार मजलिस में को अफ्तार पार्टी कन्वर्ट करके पॉलिटिकली यूज करती हैं, तब मुसलमान यहाँ पर कुछ नहीं बोलते हैं, कोई उंगली नहीं उठाते हैं। लेकिन नाजिया इलाही खान अगर राम का पूजा करती है या शिव का पूजा करती है तो मेरे को मारने के लिए और मेरा रेप करने के लिए लाखों मुसलमान खड़े हो जाते हैं, मुझे गंदी गंदी गालियां देते हैं, मुझे रेप की धमकी देते हैं, मेरे ऑफिस के नीचे आकर के मुझे चमकाया जाता है, मेरी गाड़ियां तोड़ी जाती हैं। ये है पश्चिम बंगाल की सच्चाई। पुलिस जो है पश्चिम बंगाल में वो एज अ पपेट काम कर रहा है। पुलिस ने ठाना हुआ है कि उसने नहीं मानना है संविधान क्या होता है, उसने नहीं मानना है आईपीसी सीआरपीसी क्या होता है। पश्चिम बंगाल में फ्रीडम ऑफ स्पीच को बांधा जा रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बांधा जा रहा है, आपके फंडामेंटल राइट्स को बांधा जा रहा है। आप जैसे ही पश्चिम बंगाल की जमीन पर आप कदम रखिएगा और आप कहिएगा जय श्री राम, आप जेल चले जाइएगा। मैं आपसे कह रही हूं कि अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप पश्चिम बंगाल आइए और आप एयरपोर्ट उतरते ही नारा लगाइए जय श्री राम, देखिए आप एयरपोर्ट से ही अरेस्ट हो जाइएगा। और ऐसे सिचुएशन, आई एम द वोटर ऑफ वेस्ट बंगाल, मैं यहाँ वेस्ट बंगाल की वोटर हूँ, मैं यहाँ की गलियों से वाकिफ हूँ। मैं आपको जो भी चीजें बता रही हूँ डेट वाइज बता रही हूँ, डेट के साथ बता रही हूँ। नासिर खान कादिर खान जैसा मुसलमान गैंग रेप करता है लेकिन यहाँ पर कोई जस्टिस नहीं मिलता है, उसको रेमिशन ग्राउंड पे बेल मिल जाता है। क्या बोल करके बेल मिलता है ऐसे मुसलमानों को कि ये जेल के अंदर वेलफेयर का अच्छा काम कर रहा था। आज पश्चिम बंगाल के आधे से ज्यादा मंत्री और नेता जेल के अंदर है, तिहाड़ जेल में है, अलीपुर जेल में है, लेकिन फिर भी पश्चिम बंगाल की जो दुर्दशा की गई है वो पाकिस्तान से जैसी की गई है। आप सोचिए, कलकत्ता के मेयर हैं, पश्चिम बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है कोलकाता के जो मेयर हैं फरहाद हकीम, वो 2021 में अपने विधानसभा की इलेक्शन की मीटिंग में कहते हैं कि अरे पोर्ट एरिया तो मिनी पाकिस्तान है, और वो बहुत प्राउड फील करते हैं कि ये उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ साथ और भी कई कॉन्स्टिट्यूएंसी है पश्चिम बंगाल में, और भी कई क्षेत्र है जो मिनी पाकिस्तान है। पश्चिम बंगाल के मेयर ऑफ कोलकाता फरहाद हकीम अपनी इलेक्शन की कैंपेनिंग में भारतीय जनता पार्टी के वर्कर को सुअर का बच्चा बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ मीडिया। पश्चिम बंगाल की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नुसरत जहां अपने 3 दिन पहले बशीरहाट की मीटिंग में कही है कि पंचायत इलेक्शन होने से बीजेपी अगर कैंडिडेट और कार्यकर्ता आएगा तो धबाधब करके बांस से पीटना। और ऐसी सूरतों पर जो न्यूज दिन रात चल रहा है, जिस पर केस करना बहुत जरूरी है, जिन ऐसी महिलाओं को भी अरेस्ट करना बहुत जरूरी है, लेकिन नहीं हो रहा है, पुलिस नहीं करेगी। पहले हमें हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, हाई कोर्ट से अगर हमें नहीं मिलती है संतुष्टि, फिर हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। 15 दिन पहले द केरला स्टोरी के लिए हम लोगों को, मुझे, मेरी पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर के, मेरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के मुझे सुप्रीम कोर्ट एंटर करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट से मुझे इंटरफेयर करवा करके द केरला स्टोरी का बैन मुझे पश्चिम बंगाल में खत्म करवाना पड़ा। अब जाकर के 2-4 सिनेमा हॉलों में द केरला स्टोरी दिखाई जा रही है। क्यों उसको बैन करवाया गया? क्योंकि मुसलमान लड़के जो हिंदू लड़कियों को ट्रैप करके उनसे शादी करके बच्चों को वो मुसलमान बनाते हैं, लड़कियों को फोर्सफुली मुसलमान बनाते हैं, ये उसमें सच्चाई दिखाई गई है, ये फैक्ट उसमें दिखाया गया है। हर एक सब्जेक्टिव मूवी को, हर एक हिस्टोरिकल मूवी को, हर एक फैक्ट मूवी को फिक्शन बता करके ये राज्य सरकार, ये वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर उसको बैन करवाती हैं, कहती हैं नहीं हम देखने नहीं देंगे। मुसलमान के पक्ष में वो मुसलमानों को इस तरह से बेबहरा कर चुकी हैं, इस तरह से क्रिमिनल बना चुकी हैं जो मुसलमान के फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। हर बार एक हिंदू की गुट को वो हमेशा गालियां देना पसंद करती हैं, उसको डिप्राइव करना पसंद करती हैं, उसको जेल की सलाखों पे रखना पसंद करती हैं। लेकिन रोहिंग्या मुसलमान उनको बहुत पसंद है, बेइंतहा पसंद है। हर बार वो लोगों को कहती हैं कि हम सीएए एनआरसी नहीं होने देंगे। भाई सीएए एनआरसी का सबसे पहला गाना तो इंदिरा गांधी ने गाया था कि ये होगा। आप मुझे बताएं कि 27 दिसंबर 1968 में
क्या जरूरत थी शर्मिला टैगोर को अपना धर्म चेंज करने की? और क्या जरूरत थी धर्म चेंज करके बेगम आयशा सुल्ताना नाम रखने की? अगर मोहब्बत दोनों तरफ से है तो क्यों नहीं नवाब पटौदी ने अपना धर्म चेंज कर लिया, अपने आप को हिंदू बना लिया? आज जितने भी मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों से शादी कर रहे हैं, क्यों नहीं वो हिंदू बन जा रहे हैं? मोहब्बत और जंग में तो सब कुछ जायज है ना। हम तो पढ़े हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। लव एंड वॉर। मोहब्बत हो रही है तो आप मुसलमान क्यों बनाते हैं लड़की को? आप क्यों नहीं हिंदू बन जाते हैं? मैम आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने फैक्ट्स और फिगर्स रखे हमारे सामने, काफी सारी चीजें क्लियर की। तो आप वेस्ट बंगाल से हैं तो आप बहुत अच्छे से भी ये चीज बता सकती हैं कि ये जो डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है, जैसे भी आपने बात की थी रोहिंग्यास की, तो हम देखते हैं कि बांग्लादेशी कट्टरपंथी हो या ये रोहिंग्या हो, इनको जबरदस्ती भारत में बसाने की कोशिश की जा रही है और हम देखते हैं कि ये भारत के कोने कोने में बस भी चुके हैं। मैं खुद जम्मू कश्मीर से हूँ, तो अभी कुछ दिन पहले भी खबर आई थी कि हमारे भी यहाँ पे आसपास जो है बहुत रोहिंग्या मुसलमान पाए गए। तो अब तो हम देखते हैं कि उनके पास आधार कार्ड भी है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बना लिए हैं। तो ये जो ममता बनर्जी कोशिश कर रही है डेमोग्राफी चेंज करने की वोट बैंक के लिए, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ममता बनर्जी जो कोशिश कर रही हैं, हम सब लोग यहाँ पर हैं। आज हमें जेल जाना पड़े, हमारा मर्डर हो जाए, पर ऐसी जुबान है और ऐसा गला है जो हर एक दुर्नीतियों पर आवाज उठाने के लिए खड़ा है। लेकिन उनकी सरकार उनकी है, पुलिस उनके पॉकेट में है और पुलिस को जिस तरह से वो मिसयूज कर रही है, पुलिस जिस तरह से मतलब अपने अपने प्रॉफिट के लालच में संविधान के बियॉन्ड जा रहा है, संविधान का इंसल्ट कर रहा है। ऐसी सूरत पर अगर अगर डायरेक्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगर इंटरफेयर नहीं करेंगे तो शायद ये पाकिस्तान बन जाएगा। शायद ये हिंदुस्तान में एक नया इतिहास लिखा जाएगा कि इस पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा स्टेट है जो मिनी पाकिस्तान वाकई में है, जैसा कि कलकत्ता के मेयर फरहाद हकीम ने बहुत खुशी खुशी हंसमुख अंदाज में मीडिया से कहा था कि ये मिनी पाकिस्तान है। मैं मुसलमान होते हुए मैं चाहती हूं कि ये हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कार बरकरार रहे। आज नए पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ जहां भारत के सभ्यता संस्कार संस्कृति और जितने भी भगवान के पाठ हैं उनको पढ़ा गया है। हर भाषा में लोगों ने अपने अपने भगवान के पाठ को पढ़ा है। मैं हाथ जोड़ करके हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से मैं विनती करती हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से एक टीम भेजा जाए यहाँ पर, जो सही तरीके से ऐसे ऐसे पुलिस ऑफिसर्स पर कार्रवाई की जाए। मैं आपको दो कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में और बोलना चाहती हूँ। एक है कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसके एमएलए जावेद अहमद खान है, जहां पर धड़ल्ले से इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, जहां पर धड़ल्ले से हिंदू 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 लड़कियों से मुसलमान लड़के शादी कर रहे हैं, जहां पर धड़ल्ले से ऐसी ऐसी बेहुदा हरकतें हो रही हैं जिसको शायद इस चैनल पर या किसी भी कैमरा पर बोलना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। वहां जहां पर लेदर कॉम्प्लेक्स में जीएसटी का घपला हो रहा है, जहां पर से लड़कियों को बेआबरू और बेइज्जत किया जाता है क्योंकि वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए का चिट्ठा खोल रही हैं। इसलिए दूसरा मैं हरिंदर सिंह के बारे में कहूंगी, दमदम म्यूनिसिपैलिटी चेयरमैन जो बिहार से आते हैं और यहाँ इस म्यूनिसिपैलिटी के ज्यूरिसडिक्शन में सट्टा हो रहा है, गांजा कोकीन जैसी चीजों का व्यापार खुले आम हो रहा है। दमदम म्यूनिसिपैलिटी के ज्यूरिसडिक्शन में कैंटोनमेंट आर्मी की प्रॉपर्टी को ग्रैब करके उस पर इलीगल कंस्ट्रक्शन बना करके उसको धड़ल्ले से करोड़ों करोड़ों की संपत्ति के हिसाब से बेचा जा रहा है। यहाँ पर मासूम जनता को परेशान किया जा रहा है। आज सुबह में ही 8 बजे सीएन चैनल पर एक न्यूज आया कि चंद महिलाएं जो हैं वो अपने घर में पीसफुली रहती थी और उनके घर में ईंटा पत्थर फेंका जा रहा था क्योंकि उन्होंने आवाज उठाई वहां के काउंसलर के अगेंस्ट में। यहाँ पर जितने भी इलीगल कारनामे हैं वो दमदम जुरिस्डिक्शन में हो रहा है। 1000 चिट्ठियों से ऊपर मैं भेज चुकी हूँ हाई कोर्ट में। दमदम म्यूनिसिपैलिटी चेयरमैन के ऊपर मैंने केस किया है। उसने दमदम म्यूनिसिपैलिटी चेयरमैन ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को ना मान करके उसने वो सारा काम किया जो उसको नहीं करना चाहिए था। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मैंने फाइल किया है, फिर भी उसका जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है वो बंद नहीं हुआ है क्योंकि उसके दिमाग और दिल में ये चीज भरा हुआ है कि वो तृणमूल कांग्रेस का नेता है और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।
मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि यहाँ के पुलिस पर, पश्चिम बंगाल की पुलिस पर अगर सही से कार्रवाई हो जाए तो 90% सुपीरियर ऑफिसर ब्राइब, झूठे फैब्रिकेट केसेस, मलाइन केसेस, एसेसिनेशन, रेप जैसी घटनाओं को दबाने का जो वो लोग कारनामा कर रहे हैं, मोलेस्टेशन के एफआईआर दर्ज नहीं हो रहे हैं, डाउरी के एफआईआर दर्ज नहीं हो रहे हैं, तलाक के एफआईआर दर्ज नहीं हो रहे हैं, एडुकेशन राइट के अगेंस्ट में जितने भी एफआईआर करने के नॉर्मल सिटीजन कोशिश कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। जिस तरह से डिफेम किया जा रहा है, टीजिंग किया जा रहा है लड़कियों को यहाँ पर, और मतलब कंटिन्यूअसली रेप हो रहा है लड़कियों का, लेकिन थाना एक्शन लेने को तैयार नहीं है। अगर होम मिनिस्टर ऑफ डिपार्टमेंट इंडिया का इंटरफेयर नहीं करता है तो शायद बद से बदतर हालात 6 महीने के अंदर पश्चिम बंगाल के हो जाएंगे। और शरीफ लोगों को, जैसे पिछले 11 साल में एडुकेटेड लोग बॉम्बे में, दिल्ली में शिफ्ट होते चले जा रहे हैं, यहाँ तक कि दुबई और शारजा शिफ्ट होते चले जा रहे हैं, शायद ये पश्चिम बंगाल सिर्फ रोहिंग्या के हाथ में रह जाएगा और ये लुंगी वाले मुसलमानों के हाथ में रह जाएगा। हिंदुओं को डर करके, दुबक करके भागना पड़ेगा। अभी हालिया में मैं आपको कहूंगी कि एक ट्रेलर आया द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल का। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल में जो भी चीजें ट्रेलर में दिखाई गई हैं वो फैक्ट दिखाई गई है। यहाँ पर वो हो रहा है, हर वो चीज दिखाया गया जो फैक्ट है, जो यहाँ पर हो रहा है। ईद की नमाज में श्रीमती ममता बनर्जी जाती हैं, क्यों जाती हैं? आप तो ब्राह्मण है ना, आप तो हिंदू हैं, आपको राम का नाम लेने से घिन आता है, आप जेल भेजती हैं। आप मुसलमानों की ईद की नमाज में जाती हैं, ठीक है आप जाती हैं, कोई इश्यूज नहीं है। आप वहां पर पॉलिटिकल स्पीच क्यों देती हैं? आप भारत के प्रधानमंत्री को अब्यूज क्यों करती हैं? आप ईडी, सीबीआई, एनआईए जैसी एजेंसीज को, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को आप क्यों डिफेम करती हैं? इस पर कोई कुछ नहीं बोलता है। अगर कोई मुसलमान बलात्कार करता है, कोई दाढ़ी टोपी वाला, कोई इमाम मौलाना बाहर नहीं निकलता है कि इसको फांसी की सजा दो, कोई नहीं निकलता है। लेकिन अगर कोई लड़की जीन्स पहन लेती है, आवारा है, बच्चलन है, ये है, वो है, उसको रंग दिया जाता है। क्यों? इस्लाम कहता है कि जहेज लेना लानत है, मलामत है, नदामत है। हर रोज मुसलमान लड़का जहेज लेता है। इस्लाम कहता है कि भाई सूरह बकरा 2:221 में कि भाई तुम हम कलमा पार्टनर चुनो, हम कलमा के साथ तुम निकाह करो। हर रोज पश्चिम बंगाल में मुसलमान लड़का हिंदू लड़की पटाता है। क्यों आप मना नहीं करती हैं? आप मुसलमान लड़कों को क्यों हवा दे रही हैं? ये हालात है पश्चिम बंगाल के, और द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल को फिल्म सिनेमा हॉल में आना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं लीगल साइड से अगर कहूंगी कि अगर एक फिल्म अच्छी है या बुरी है, ये डिसाइड करने का पूरा हक जनता का होता है। अगर सेंसर बोर्ड एक फिल्म को पास कर रही है तो जनता को डिसाइड करने दीजिए, और बॉक्स ऑफिस उसको बता देगा कि भाई वो अच्छी है या बुरी है। लाल सिंह चड्ढा के अगेंस्ट में मैंने हाईकोर्ट किया था कि एक आर्मी ऑफिसर कभी भी मेंटली चैलेंज नहीं हो सकता है। उसके पैर में प्रॉब्लम था, पैर ठीक हो गया, पर वो मेंटली चैलेंज था। एक आर्मी ऑफिसर, और हमारे देश का आर्मी ऑफिसर को बेइज्जत होते हुए मैं नहीं देख सकती। मैं मुसलमान हूं, मैं नाजिया इलाही खान हूं, लेकिन मैं नहीं देख सकती, क्योंकि मैं शाहरुख खान को अपना हीरो नहीं मानती हूँ। मैं अपना हीरो आर्मी ऑफिसर को मानती हूँ। तो बॉक्स ऑफिस ने बताया लाल सिंह चड्ढा नहीं चली। अगर द केरला स्टोरी है, द कश्मीर फाइल है, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल जैसी मूवीज अगर आ रही है तो प्रॉब्लम कहां पर है? सब्जेक्टिव मूवी है, फिक्शन तो नहीं है। ऐसे कंट्रोवर्सीज हुए हैं, ये सारे वारदात हुए हैं, ये सारी चीजें हुई हैं, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? देखिए, आज के यंगस्टर्स, आज के युवा सब्जेक्टिव मूवी देखना पसंद करते हैं। आज के युवा वो चुम्मा चाटी, वो सेक्सुअल सीन, वो रोमांस, वो रिवीलिंग कपड़े, वो छोटे छोटे कपड़े, वो लड़कियों का क्लेविश दिखाना, वो नहीं पसंद करते हैं। उनको चाहिए फैक्ट पर आधारित मूवी। और अगर फैक्ट पर आधारित मूवी आ रही है और सेंसर बोर्ड उसको पास कर रहा है, आप जनता पर छोड़िए। आपका कोई हक नहीं है कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फंडामेंटल राइट आप हैम्पर कर सकती हैं। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि पश्चिम बंगाल में आपको हंसने के लिए भी चीफ मिनिस्टर से इजाजत लेनी पड़ेगी, आपको फिल्म देखने के लिए भी चीफ मिनिस्टर से इजाजत लेनी पड़ेगी, आपको बात करने के लिए भी चीफ मिनिस्टर से इजाजत लेनी पड़ेगी। ये है पश्चिम बंगाल। मैम, जैसे आपने बताया कि पश्चिम बंगाल जो है वो मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है, तो हम एक तरफ देखते हैं कि भारत में, राजस्थान में जो पाकिस्तान से आए हिंदू हैं, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। केजरीवाल जी ये बोलते हैं कि अगर ये बाहर से लोग आते हैं, हिंदू, अफगानिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो या पाकिस्तान से हो,
तो हम इनको कहाँ रखेंगे, हमारे पास तो जगह नहीं है, नौकरियां नहीं है। पर जब बात आती है रोहिंग्यास की, तो उनके लिए इनके पास जगह भी है, नौकरियां भी हैं और सारी फैसिलिटीज हैं। तो ये भेदभाव क्यों है और कितनी जरूरत है हमें सीएए और एनआरसी कानून की? मुझे लगता है ये नीड ऑफ द आवर है। इसके बारे में आपके क्या विचार है? देखिए, एनआरसी होना बहुत जरूरी है, बहुत ही निहायत ही जरूरी है। इवन सीएए होना भी निहायत ही जरूरी है। अगर आप बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे तरीके से अगर आप लीगल वेज से देखेंगे तो भी जरूरी है, और अगर आप पॉलिटिकल वेज से देखेंगे तो इंदिरा गांधी ने सबसे पहले कहा था, तो जितने मुसलमानों को गालियां देनी है, अब्यूज करना है, डिफेम करना है, भाई इंदिरा गांधी को करो। आज कांग्रेस कुछ भी कह दे, पर कांग्रेस की सरकार में ही इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था। कोई भारतीय जनता पार्टी की या किसी और की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की ही सरकार थी और इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था। तो भाई आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और आप कहिए कि आपकी सरकार इतनी निकम्मी और इतनी इतनी नाकारा क्यों थी कि आप, आपके परिवार के एक सदस्य का और भारत के प्रधानमंत्री का मर्डर हो गया और आप चूड़ियां पहन करके बैठे थे। अब मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए, ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है उन तमाम अपोजिशन पार्टीज का जो आपस में इकट्ठा होने की कोशिश में लगे हुए हैं, किसको किसको डिफीट करने के लिए, भारत के प्रधानमंत्री को डिफीट करने के लिए। अभी 5 दिन पहले पश्चिम बंगाल में अरविंद केजरीवाल, पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो आपके ही हैं, और राघव चड्डा जो अभी परिणीति और राजनीति में उलझे हुए हैं, ऐसे लोग आकर के यहाँ पर बैठे थे, जिन्होंने एक डेटा बनाया है कि इन इन मुद्दों पर ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इन इन बिल को ये फिर से रिजेक्ट करवाएंगे, तब जाकर के इनका सेमीफाइनल कंप्लीट होगा। अब उनके बिल में अब आप सोचिए कि किन किन मुद्दों को ये उठाएंगे। ये एनआरसी के मुद्दों को उठाएंगे। अब मैं इस पर रिप्लाई देना चाहती हूँ कि जब एनआरसी सुप्रीम कोर्ट में था और लोकसभा और राज्यसभा के हाउस में था, तब इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने कुछ नहीं बोला। पश्चिम बंगाल के जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, श्रीमती ममता बनर्जी के एमपीज हैं, वो एब्सेंट थे लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, जब एनआरसी पर और सीएए पर बात हो रही थी, और उन्होंने कोई भी अपोज नहीं किया और एब्सेंट रह करके मौन व्रत ले लिया। अब बात आती है कि इन्होंने ट्रिपल तलाक के लिए कहा है, जिसके लिए मैंने सबसे ज्यादा चिल्लाया था कि ट्रिपल तलाक को के वर्डिक्ट को बेंचमार्क, हिस्टोरिकल वर्डिक्ट के अगेंस्ट में हम फिर से फाइलिंग करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, इसको खत्म करने के लिए। मैं कहना चाहती हूँ कि उन बाप के आंसू को जाकर के देखिए, जिनकी बेटी तलाकशुदा होकर के 2 बच्चों के साथ बाप के कंधे पर आ जाती है। उस भाई के आंसू को जाकर के देखिए, जो अपने घर पर एक तलाकशुदा बहन को पूरी जिंदगी के लिए देखता है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में तलाकशुदा औरत की शादी नहीं होती है, क्योंकि बच्चा हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं करता है, वो फेंक देता है अपना बच्चा मुंह पर औरत के, और वो आराम से धड़ल्ले से 4 शादियां कर लेता है। देखिए, मुस्लिम मर्दों के पास बहुत सारी फैसिलिटीज है, 4 शादी, 4 सेक्स टॉयज का एंटरटेनमेंट, छोटी छोटी बच्चियों से शादी, क्योंकि सुनना है भाई, हम तो कर ही सकते हैं जहेज, हम कुरान ने मना किया है पर हम ले सकते हैं, जब चाहेंगे तब हलाला कर लेंगे, जब चाहेंगे तब पॉलीगैमी कर लेंगे। तो बहुत सारी ऐसी इडियोटिक और नॉनसेंस अपॉर्चुनिटीज मुसलमान मर्दों के पास है, जिसका वो भरपेट लाभ उठा रहे हैं। पर इन चीजों को मुद्दा बना करके ये लोग कहते हैं कि हम सेमीफाइनल पास कर लेंगे। मैं पूछना चाहती हूँ हर वो चीफ मिनिस्टर से जो अपोजिशन से बैठे हुए हैं, राज आपसे संभल नहीं रहा है, राज्य सरकार को आप संभाल नहीं पा रहे हैं, 2 पैसे बंदर छाप के रोहिंग्या मुसलमानों के लिए, जिनसे आपको एक रेशियो में वोट मिलेगा और जो वोट आपके लिए कंफर्म है, आप उसके लिए भारत की मिट्टी के भारतीय लोगों को आप जो डिफेम करते हैं, आप जो मलाइन करते हैं, आप जो एसेसिनेशन करते हैं, आप भारत कमजोर नहीं है। किसी भी स्टेट में भारत के लोग कमजोर नहीं है। कोर्ट का दरवाजा खुला है और जितने भी भारत में कैबिनेट मंत्री हैं, उनका भी दरवाजा खुला है। क्या ये बात किसी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने एक एक ग्राम अडॉप्ट करके रखा हुआ है, एक एक गांव अडॉप्ट करके रखा हुआ है, वो उस गांव का पालन पोषण कर रहे हैं? नहीं पता है, क्योंकि सोशल वर्क हम नहीं दिखाना चाह रहे हैं। हम जनता के लिए जो काम कर रहे हैं, वो हमारा काम सिर्फ भारत में नहीं बोल रहा है, इस पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है मोदी जी की। ये पूरी दुनिया द बॉस करके पुकारती है मोदी जी को, और आप एक ऐसे इंसान के पीछे पड़े हैं जिसको हराना मुमकिन नहीं, नामुमकिन वाली बात है, नामुमकिन। इस मोदी जी को हराना इनका बूता नहीं है, बिल्कुल बूता नहीं है। ये चवन्नी अठन्नी बंदर छाप रोहिंग्या को लेकर खेल लें, चाहे बांग्लादेशी को लेकर खेल ले, चाहे घुसपैठियों को लेकर खेल ले, चाहे ये पुलिस को जितना ही बड़ा दलाल बना ले, लेकिन भारत की मिट्टी से बने हुए कुछ ऐसे मुसलमान और ऐसे हिंदू हैं जो अपनी आवाज को कभी नहीं रोकेंगे।
ना ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर रोकेंगे, ना ही पार्लियामेंट के अंदर रोकेंगे, ना ही राज्यसभा के अंदर रोकेंगे, और ना ही रोड और सड़कों पर रोकेंगे। मैं पूछना चाहती हूँ तृणमूल कांग्रेस की चीफ मिनिस्टर से कि जब जब द केरला स्टोरी पर सबमिशन और हियरिंग चल रही थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तब आपका वकील चुप क्यों था? तब आपके वकील के पास कोई तथ्य क्यों नहीं था? तब आपके वकील ने एफिडेविट सिर्फ ये क्यों दिया कि 16 लोगों ने पश्चिम बंगाल में कहा है कि वो ये मूवी नहीं देखेंगे? आपका आपका वकील सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बेंच के सामने बेवकूफ बन गया था। लोग हंस रहे थे कि भाई 16 आदमी ने मना किया और आपने बैन कर दिया। क्या पश्चिम बंगाल में सिर्फ 16 ही आदमी है? तो ये है इनका असली चेहरा। ये जनता के सामने एक बात बोलते हैं जनता को अट्रैक्ट करने के लिए, पर जैसे ही ये पार्लियामेंट जाते हैं इनका मुंह बंद हो जाता है। ये जैसे ही हाई कोर्ट जाते हैं इनके मुंह में कोई जवाब नहीं होता है। ये जैसे ही सुप्रीम कोर्ट जाते हैं इनके मुंह में कोई जवाब नहीं होता है। तो ये यहाँ पर धक्का इसी वजह से खाते हैं क्योंकि इनके पास बड़ा बड़ा लंबा लंबा भाषण देने के लिए है, पर तथ्य बोल करके और लीगल फैक्ट बोल करके कुछ भी नहीं है, और धक्का खाएंगे, खाते आए हैं, खाते रहेंगे। तो मैम, ये जो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को जो एक प्रयोगशाला बना दिया हुआ है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगर मुसलमानों की जो बहुमत है वो बढ़ गई और उनकी आबादी बढ़ गई, डेमोग्राफी चेंज हो गई, तो आप इसका क्या फ्यूचर देखते हैं? वो तो शरिया लॉ की डिमांड करेंगे कि शरिया कानून होना चाहिए। बिल्कुल, तो फिर आप इसका बिल्कुल क्या शरिया फ्यूचर लॉ देखते को हैं और डिमांड क्या करेंगे। सोल्यूशन होना चाहिए इसका? बहुत डरावना। बस जैसा अभी आप पाकिस्तान देख रहे हैं, जैसे पाकिस्तान की लड़कियां रो रही हैं, जैसे पाकिस्तान की लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल रही हैं, जैसे पाकिस्तान की बच्चियां सूरज नहीं देख रही हैं, चांद नहीं देख रही हैं, आसमान पे सितारे नहीं देख पा रही हैं, पाकिस्तान की बच्चियां जिस तरह से खुली हवा में हवा का आनंद नहीं ले पा रही हैं, पाकिस्तान की बच्चियां जिस तरह से एडुकेटेड नहीं हो पा रही हैं, लिबरल नहीं हो पा रही हैं, बाहर में अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पा रही हैं, अच्छी चीजें नहीं सीख पा रही हैं। आप मुझे बताएं कि मदरसे में क्यों सिर्फ कुरान पढ़ाया जाता है? क्यों? क्योंकि वो सीख जाएंगे संविधान, वो सीख जाएंगे लिबरल माहौल, तो वो कहेंगे कि हमको नहीं कहना है फी नारे जहन्नम। अगर मेरा पास का कोई हिंदू दोस्त मर गया तो हम उसको जहन्नम के लिए दुआ नहीं कर सकते। सपोज हमारा इस्लाम क्या हमारे मुसलमान में क्या बोला जाता है कि आप अगर मरेंगे तो मैं कहूंगी कि फी नारे जहन्नम, मतलब आप जहन्नम में जाओ। आई कांट से दिस, आई कांट से दिस बीइंग अ मुस्लिम, आई कांट से दिस। मैं मुसलमान हूं, मैं ये बात नहीं बोल सकती। जो मेरे बगल में मेरे थाली में बैठकर खाया है, मेरे साथ बैठा है, मेरे आंसू पोंछा है, मुझे समझाया है, मैं ऐसे दोस्तों के अगेंस्ट में मैं खुदा को हाजिर नाजिर करके उसको जहन्नुम तो नहीं भेज सकती ना। क्यों मोदी जी बार बार कहते आए हैं कि अगर मुसलमान मदरसों में अगर एक हाथ में कुरान है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर दीजिए? क्योंकि वो चाहते हैं कि मुसलमान क्रेडिबिलिटी लाए, मुसलमान कैपेबल हो, मुसलमान दुनिया को समझे, मुसलमान संविधान को समझे। तो शायद ये जो इडियोटिक और नॉनसेंस रिचुअल्स जो दिमाग में फंसे पड़े हैं वो निकल जाएंगे। आज मैंने संविधान पढ़ा है, आज मैंने किताबें पढ़ी हैं, आज मेरे पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन की डिग्री है, तभी मैं इस तरह की बात कर पा रही हूँ। अगर मैं जाहिल होती तो शायद मैंने भी 5 बच्चे पैदा किए होते और मैं पति के पैर में तेल लगा रही होती और वो मुझे डोमिनेट करके 3 बीवियां और ले आता। तो एडुकेशन को क्यों मुसलमानों ने कंट्रोल करके रखा है? आप किसी भी मस्जिद के बाहर जुमा में चले जाइए, खुतबे में सिर्फ ये बताया जाएगा कि बीवी पे फर्ज क्या है, लड़की पे फर्ज क्या है, लेकिन ये नहीं बताया जाएगा कि हमारे लड़कियों को, मुसलमान लड़कियों को शिक्षा देना बहुत जरूरी है। ये नहीं बताएगा, कभी नहीं बताएगा। जो मुसलमान मर्द रेप कर रहा है, मोलेस्ट कर रहा है, अपनी खुद की बीवी को अत्याचार कर रहा है, तलाक दे रहा है, ऐसे मुसलमानों को शरिया लॉ से फांसी टांग देना चाहिए, ये नहीं बोलेगा, ये कभी नहीं बोलेगा। ये जितने इमाम मौलाना हैं, 90% इमाम मौलाना आतंकी दिमाग के हैं और ये आतंक फैलाने का काम करते हैं। आप कहिए कि सऊदी अरबिया के प्रिंस जो खुर्शीद है, उन्होंने क्यों पैसा बंद करवाया हिंदुस्तान में मस्जिद बनाने के लिए? उन्होंने क्यों फतवा जारी किया? उन्होंने क्यों ऑर्डिनेंस निकाला कि अगर आपको पैसा भेजना है हिंदुस्तान की मुस्लिम कम्युनिटी को तो आप कॉलेज के लिए भेजिए, आप स्कूल के लिए भेजिए, आप कंप्यूटर कोर्सेज के लिए भेजिए, मस्जिदों के लिए नहीं भेजिए? क्यों?
क्यों खुर्शीद को यह करना पड़ा? इतना बड़ा किंग है, इतना बड़ा शहजादा है, क्योंकि उसको भी समझ में आ रहा था कि इन मदरसों में एक्चुअली में हो क्या रहा है, जिहाद के बारे में क्या बताया जा रहा है, इस्लाम को किस तरीके से तोड़ मड़ोड़ करके नौजुबिल्लाह सामने रखा जा रहा है। अब आपको बचपन से अगर ये सिखाया जाए कि मुसलमान खराब है, मुसलमान खराब है, मुसलमान खराब है, तो आप तो कहेंगे बड़े होकर के कि मुसलमान खराब है। तो मदरसों में बचपन से सिखाया जा रहा है कि हिंदू हिंदू जहन्नमी है, हिंदू जहन्नमी है, हिंदू जहन्नमी है, तो बड़े होके तो वो करेंगे। और ये कोई प्यार मोहब्बत नहीं है जो हिंदू लड़कियों से ये करते हैं, ये सिर्फ लस्ट है और एक स्ट्रैटेजी है मुसलमान पॉपुलेशन को बढ़ाने का। भाई मुसलमान लड़कियां क्या खूबसूरत नहीं होती हैं? क्या एडुकेटेड नहीं होती हैं? क्या वोकल नहीं होती हैं? क्या अट्रैक्टिव नहीं होती हैं? क्या एनर्जेटिक नहीं होती हैं? या सेक्सुअली एबल नहीं होती हैं? सारी फैसिलिटीज, सारी क्वालिटीज मुसलमान लड़कियों में होती है, फिर आपको हिंदू लड़कियों से शादी करने की क्या जरूरत है? तो ये एक स्ट्रैटेजी है और यही एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो पश्चिम बंगाल में आज मुस्लिम पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप मुसलमान गलियों में जाइए, आपको हिंदू बीवियां ही मिलेंगी उनकी, वो हिंदू लड़कियों से ही अट्रैक्ट होते हैं, वो मुसलमान लड़कियों से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में बचपन से मौलवी मुल्ला ने ये सिखा के रखा है कि हिंदू खराब है, हिंदू खराब है, हिंदू खराब है, हमको हिंदू को कम करना है और अपनी बातों को लेकर के आना है। तो ये शरिया लॉ मानेंगे, मांगेंगे, हर हाल में मांगेंगे। और मेरा कहना है कि अगर 2026 के विधानसभा इलेक्शन में श्रीमती ममता बनर्जी की सरकार नहीं गिरी तो ये पाकिस्तान बनेगा, पश्चिम बंगाल पाकिस्तान बन जाएगा। मैं विनती करती हूँ आपके चैनल से, हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के लिए और पश्चिम बंगाल में हो रहे दुर्नीतियों के लिए हम जैसे लोग आवाज उठा रहे हैं मुसलमान होकर के, तो हिंदू क्यों चुप हैं? हिंदू क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? मैं हाथ जोड़ करके कह रही हूं कि हिंदू आवाज उठाएं, इस पूरे देश के हिंदुओं को एक होना चाहिए। मैम बिल्कुल सही कहा आपने, हर हिंदू को एक इकट्ठा होना चाहिए। मुझे लगता है जो भी इस देश की तरक्की में शामिल होना चाहता है, जो भी देश की प्रगति चाहता है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, इस पे आवाज उठानी चाहिए, आवाज को बुलंद करना चाहिए। तो मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला और बहुत सारी नॉलेज हमें दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम।